तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। यहाँ पर साथियों दोनों पेपरों की ही तैयारी करवाते हैं हम। मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का एजुकेटर हूँ साथियों। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की बल्कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, एसटेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस वगैरह वगैरह जितने भी ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं साथियों एजुकेशन को लेकर के हिस्ट्री विषय से संबंधित, उन सभी को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? वीडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से और फिल्लर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से। तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है सूत्रकाल। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे साथियों, वैदिक उत्तर सभ्यता। इससे पहले हमने महाजनपद काल और विदेशियों के आक्रमण पढ़ लिए थे साथियों। ठीक है, मगध साम्राज्य का भी हमने थोड़ा सा चैप्टर ले लिया था उसमें। उसके बाद हम फिर और आगे चलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम और आगे चलें, हम ये छोटा सा चैप्टर ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सूत्रकाल साथियों 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में। अभी देखिए साथियों, जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारा सिस्टम बीसी में ही चल रहा है। प्राचीन इतिहास में ईसा बिफोर क्रिस्ट, ईसा से पूर्व के समकालीन में ही चल रहा है हमारा। तो बीसी में ही चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो 600 बीसी से 300 बीसी का जो कालखंड रहा है साथियों, सूत्रकाल रहा है। सूत्रकाल में जो है विभिन्न प्रकार के सूत्रों की रचना हुई थी। ठीक है, वैदिक नियमों को अखंड बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई थी विभिन्न विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से सूत्र थे, कौन कौन से उनके रचनाकार थे, इनके ऊपर जरा एक बार हम देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले जो सूत्र ग्रंथ लिखे गए थे ना साथियों, वो वेदांग लिखे गए थे। वेदांग, ठीक है, वेदांग सबको पता होगा, 6 वेदांग है हमारे। व्याकरण, निरुक्त वगैरह जो आते हैं हमारे, वो वेदांगों में आते हैं। ठीक है, प्रमुख जो सूत्र जो हमारे कौन कौन से साथियों, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ये प्रमुख जो है हमारे सूत्र हैं, जिनके के अंदर ज़्यादा नियम बताए गए हैं वेदों को समझने के लिए। वेदों को इजीली हम एक्सेस कर सके, उनके नियम बताए गए हैं इनके अंदर। ठीक है, सूत्रकार कौन कौन से हुए हैं? प्रमुख रूप से गौतम, जिन्होंने गौतम सूत्र लिखा, बोधायन, महर्षि वशिष्ठ और आपस्तंभ। तो ये जो है प्रमुख सूत्रकार हुए हैं, जिन्होंने कि अपने समय पर विभिन्न प्रकार के सूत्रों की रचना की थी। ठीक है, सबसे प्राचीनतम सूत्र जो है साथियों, वो गौतम सूत्र को माना जाता है। महर्षि गौतम हुए थे जिन्होंने गौतम सूत्र की रचना की थी। ठीक है, तो वो सबसे प्राचीनतम सूत्र माना गया है। ठीक है, गौतम सूत्र में क्या क्या विशेषता है, गौतम सूत्र की क्या क्या विशेषता है साथियों, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कि इसमें ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिया गया है। इसमें गौतम सूत्र में कहा गया है साथियों कि अगर क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसके ऊपर 100 कारशापण का जुर्माना लगाया जाए। अगर कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसके ऊपर 100 कारशापण का जुर्माना लगाया जाए, दंड दिया जाए उसको। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय या किसी भी अन्य वर्ण के 100 वर्ष के पुरुष से भी अधिक मान्यता दी गई है 10 वर्ष के ब्राह्मण को। किसमें? गौतम सूत्र में गौतम ने दी है। तो इसीलिए ब्राह्मणवादी साहित्य है ये। अब जनरली अगर अंदाजा लगा लेते हैं हम साथियों कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के पुरुष की तुलना में कैसे इक्वल हो सकता है, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों का विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों का अधिक अधिकार दिए थे। इसीलिए कहा था कि 10 वर्ष का ब्राह्मण जो है 100 वर्ष के पुरुष की तुलना में प्रायोरिटी दी जाती है ब्राह्मण को। ठीक है, ये हालांकि नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा साथियों, इसके ऊपर आप अच्छे से देख लीजिए। क्लियर? और कृषि राजस्व, एकमात्र बोधायन धर्म सूत्र ऐसा है साथियों जिसमें कि कृषि का राजस्व जमींदारों को, कृषकों को अपनी इच्छा अनुसार दिया प्रावधान है। कितना राजस्व देने का? 1/10, 1/8 या 1/6। तो मिनिमम 1/10 और मैक्सिमम 1/6, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो जमींदारों से उम्मीद की जाती है वो राजा को टैक्स के रूप में देंगे, राजस्व देंगे, रेवेन्यू देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जितने धर्मसूत्र और साहित्य लिखा गया है हमारे साथियों, सभी में 1/6 माना गया है। सभी ने किसको प्रायोरिटी दी है? 1/6 पर दिया गया है, 1/6 दिया गया है। यही कारण था साथियों कि जब अशोक
अशोक ने अपने 20वें शासनकाल के 20वें वर्ष में जब उसने पिपरवाह महात्मा बुद्ध का एक स्थान है वहाँ की जब यात्रा की थी तो वहाँ का टैक्स घटा दिया था, 1/8 से 1/6 कर दिया था वहाँ, सॉरी 1/6 था, 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, और यही कारण है कि मध्य भारत तक जो है इसकी दरें 1/6 ही लगभग रही थी। ठीक है, मध्यकाल में क्या हुआ साथियों, जब इन्वेडर्स आए थे, सुल्तान वगैरह आए थे, इन्होंने इसमें बदलाव किया था। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक और 2 अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा टैक्स लिया था जमींदारों से, कृषकों से 50% तक इन्होंने टैक्स की दरें बढ़ा दी थी। ठीक है, 50% की जब जमींदारों को टैक्स बढ़ाने से क्या हो गया साथियों, सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो गई, और वो जो नॉर्मल जो शिक्षक जो पब्लिक के पास जो पैसा था, लोगों के पास जो बच जाता था वो अधिशेष वो सीधा राजा के खजाने में जाने लगा, तो राजा शक्तिशाली हो गया था उस वजह से। ठीक है, तो ये सिस्टम था। इसमें 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है हमें कितने संस्कारों का, 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 16 प्रमुख संस्कार माने गए हैं, 16 संस्कार प्रमुख माने गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक है संस्कार विधि, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें से बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर के और उसके बच्चे के मनुष्य बनने तक, नामकरण संस्कार, लड़की है तो उसका कर्णवेधन संस्कार, नासिका छेदन संस्कार है, और उसके बाद विवाह संस्कार, और उसके बाद लास्ट में लेकर के अंतिम संस्कार का जितने भी प्रावधान होते हैं सभी उसमें डिटेल में दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो संस्कार विधि जरूर पढ़िए, पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर कितने संस्कार दिए गए हैं, 40 संस्कार दिए गए हैं। ठीक है, एक उस समय के समाज में साथियों नौकरी करने का भी प्रबल रुझान था लोगों के अंदर, और नौकरी जीवन को गुजारने के लिए नौकरी भी लोग करते थे। ठीक, जो कोई सेना के अंदर साथ नौकरी करेगा आदमी, सेना खुद की थोड़ी बनाएगा, तो सैनिक जो थे सेवा देते थे अपनी राजा को, राजा उनके बदले उसको पैसा देता था। तो उसको क्या कहते हैं, नौकरी को जानपदी वृत्ति, जानपदी वृत्ति, वृत्ति मतलब रोजगार, वृत्ति बोले तो रोजगार, और जानपदी मतलब नौकरी, मतलब एक ऐसा रोजगार जो नौकरी के थ्रू मिलता हो। ठीक है, आज भी रोजगार लोग नौकरी करते हैं। और विवाह साथियों 8 प्रकार के वर्ण संकर विवाह भी होते थे। वर्ण संकर बोले तो जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे ना हमारे प्रमुख। ठीक है, तो इनमें आपस में विवाह भी हो जाते थे। ठीक है, में हालांकि सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है कि अपने ही वर्ण में किया जाए, यानी कि ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण का लड़का, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय का लड़का, वैश्य की लड़की वैश्य का लड़का, और शूद्र का लड़का शूद्र की लड़की। तो ये है अनुलोम विवाह, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्ण विवाह, सेम वर्ण में शादी करना, सेम वर्ण में शादी करना, ये श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, लेकिन उस समय पर साथियों अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। अनुलोम विवाह किस प्रकार से, जैसे कि उच्च कुल का वर है, ऊंचे कुल का लड़का, और उससे एक दर्जा नीचे कुल की लड़की, बोले तो ब्राह्मण का लड़का और क्षत्रिय की लड़की शादी हो जाएगी, कौन सा विवाह कहलाएगा, अनुलोम विवाह। क्षत्रिय की लड़की, क्षत्रिय का लड़का और वैश्य की लड़की, तो ये भी अनुलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है, वैश्य का लड़का और शूद्र की लड़की, तो भी विवाह अनुलोम विवाह कहलाएगा। इस प्रकार से 4 प्रकार के विवाह थे। ठीक, इसको ही अगर हम उल्टा कर दें तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह बोले तो ब्राह्मण की लड़की और क्षत्रिय का लड़का, ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय का लड़का, और क्षत्रिय की लड़की और वैश्य का लड़का, और वैश्य की लड़की के साथ में शूद्र का लड़का विवाह कर सकता था। सबसे निकृष्ट जो विवाह माना गया था वो माना गया था इस समय पर ब्राह्मण की लड़की और शूद्र का लड़का। अगर शूद्र लड़का है और ब्राह्मण लड़की के साथ वो विवाह कर लेता तो वो सबसे नीचे दर्जे का विवाह माना गया है। उस समय की स्थिति ऐसी थी। अब तो इक्वल हो गया है, सबको अपनी मर्जी से इच्छानुसार शादी विवाह करने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन हमारा समाज अभी भी इन चीज़ों को नहीं मानता है। इतना ज़्यादा हो रहे हैं इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज हो रही हैं, लेकिन उतनी सफल नहीं हो पाती साथियों जितना कि सवर्ण विवाह होते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने समाज में अलग अलग छोड़िए। तो ये हो गया हमारा विवाह, अनुलोम होगा, प्रतिलोम हो गया, तो ये यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे और देख लेते हैं साथियों। पुनर्भव, हाँ ये एक नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि पुनर्भव का अर्थ क्या है।
पुनर्भव, पुनर्भव का अर्थ होता है साथियों पुनर्विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान। मान लीजिए किसी महिला का पति गुजर गया है, उस महिला ने दूसरी शादी कर ली है, उससे जो संतान उत्पन्न होगी, उससे जो बच्चे पैदा होंगे, उनको पुनर्भव कहा गया है। तो ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, जो मेन आते हुए साथ फैक्ट मेन होते हैं उनको मैं नोट डाउन कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर आपकी याददाश्त के लिए, आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब उसमें हम तो थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो उस समय पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस समय भी तो थी, होती रही होगी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी। तो वो क्या थी? सर्वप्रथम भारत में साथियों इस्पात बनाया गया। इस्पात सबसे पहले कहाँ बनाया गया? इंडिया में, अपने देश में, हिंदुस्तान में बनाया गया इस्पात। इस्पात बोले तो स्टील, ठीक है। लोहा 3 तरह का होता है साथियों, 3 प्रकार के लोहे होते हैं जनरली जो होता है, ठीक है। इसमें से एक प्रकार का और सबसे मजबूत प्रकार का तो स्टील को माना गया है। कास्ट आयरन और एक और होता है माइल्ड आयरन होता है शायद, और एक होता है स्टील। 3 प्रकार के मेन होते हैं लोहे में। तो स्टील जो सबसे उन्नत किस्म का स्टील होता है, सबसे मजबूत होता है, इसमें कार्बन मिला के तैयार किया जाता है, वो इसको इस्पात बोलते हैं। स्टील की तलवारें उसमें बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी और उसी से लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। दमिश्क की तलवारें बहुत फेमस हुआ करती थी, देख लीजिए आप। जिसे कि बाद में उत्स कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? उत्स। वैदिक सभ्यता के अंदर इस्पात को, लोहे को क्या बोलते थे? याद है? भूल गए? वैदिक सभ्यता में लोहे को बोलते थे साथियों कृष्ण अयस। क्या बोलते थे? कृष्ण अयस, ठीक है। और अयस बोलते थे, तांबे और कांसे को अयस बोलते थे, और कृष्ण अयस बोलते थे लोहे को। अभी वैदिकोत्तर साहित्य में सूत्र काल में स्टील को क्या बोलने लगे? उत्स। इस्पात हिंदी का शब्द है, शुद्ध शब्द उस समय का है उत्स, ठीक है। लिपि उत्तर पश्चिमी भारत में, सारे भारत में नहीं साथ, उत्तर पश्चिमी भारत में अगर आप देखोगे तो अशोक के 2 शिलालेख प्रमुख रूप से सहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि यूनानी आए थे, यूनानी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए थे, जिनमें से प्रमुख सिकंदर था। तो सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो लिपियों का भी आदान प्रदान हुआ। तो उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि आई, जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। क्लियर? शूल सूत्र, हाँ, शूल सूत्र के अंदर सबसे प्राचीनतम रेखागणित के साक्ष्य मिलते हैं। किस में मिलते हैं? शूल सूत्र में। रेखागणित के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो शूल सूत्र में मिलते हैं साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से शूल सूत्र के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय है, एक प्रमेय होती है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम भी बोल देते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में आती है ये, ठीक है। तो इसके बारे में एक वो कंट्रोवर्सी है कि साथियों इस पाइथागोरस, ये चोर आदमी था। पाइथागोरस एक चोर आदमी था, इसने बोधायन प्रमेय थी ये। ओरिजिनल जो महर्षि बोधायन होते 6 BC में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उससे हालांकि कुछ विद्वानों का तो मानना इससे पहले का इनका जन्म माना जाता है। चलो हम 6 BC मान लेते हैं। तो बोधायन प्रमेय इन्होंने, महर्षि बोधायन ने ही बोधायन प्रमेय दी थी अपने नाम से, ठीक है। तो उन्होंने उसको अपने नाम से फेमस करा लिया। किसने? पाइथागोरस ने। ये चोर आदमी था, ठीक है। ये यूरोपियन जितने भी हो ना ज़्यादातर साथियों, ये बहुत तेज आदमी होते हैं। ये दूसरों की चीज़ों को चुरा करके अपने नाम से पब्लिश करवा के पेटेंट ले लेते हैं उसके ऊपर। जैसे आज भी हो रहा है, हल्दी के ऊपर क्या बोलते हैं, अमेरिका वालों ने पेटेंट ले लिया। हल्दी हमारे यहाँ, उनके वहाँ पैदा ही नहीं होती, हमारे यहाँ पैदा होती है, हमारे यहाँ सब कुछ उसका वो होता है, और करक्यूमिन के ऊपर उन्होंने पेटेंट ले लिया। उससे बना दवाई किसकी? कैंसर की दवाई के ऊपर पेटेंट ले लिया। हल्दी किसकी? हमारी। गोमूत्र पे पेटेंट ले लिया यार, बताओ, हद हो गई। हाँ, अमेरिका वालों ने गोमूत्र पे पेटेंट ले लिया। बाबा रामदेव चिल्ला रहे यहाँ पे। तो ये क्या था? रेखागणित के सूत्र सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? शूल सूत्र में। ये क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, अब कुछ टर्म्स ले लेते हैं हम। टर्म्स में क्या साथियों? वैदिक कौन कहलाता था? वेदों का अध्ययन करने वाला वैदिक, वेदों का अध्ययन करने वाला वैदिक। शास्त्री कौन? वेदांगों का अध्ययन करने वाला, 6 वेदांग है, उनका अध्ययन करने वाला शास्त्री कहलाता। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात साथियों, सरनेम है ये, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा। ये शायद नीचे वाले नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, मैं बता देता हूँ एक मिनट थोड़ा सा इसके बारे में। 1 मिनट। ये इसका साथ एक ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको साफ करके ना, फिर नीचे वाला आपको नहीं दिखा दे रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा, तो 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, ठीक है। तो देखिए साथियों, अब कुछ लोगों ने सरनेम लगाने शुरू कर दिए। सरनेम आप देखेंगे तो हमें हमारे शास्त्री बोलते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और
मिश्रा। ठीक है, आप उनसे पूछिए कि भाई द्विवेदी साहब आप द्विवेदी क्यों हो, आपको द्विवेदी क्यों बोला जाता है। ज़्यादातर ये ब्राह्मण होते हैं। त्रिवेदी क्यों बोला जाता है, चतुर्वेदी क्यों बोला जाता है और मिश्रा क्यों बोला जाता है आपको। तो देखिए वो नई नई इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे आपको। ठीक है, द्विवेदी इसलिए बोला जाता है साथियों, जो 2 वेदों का अध्ययन करने वाला था उसको द्विवेदी बोला गया, 3 वेदों का अध्ययन करने वाले को त्रिवेदी बोला गया, जो 4 वेदों का अध्ययन करने वाला विद्वान था उसको चतुर्वेदी उनको कहा गया, और जो मिक्सअप इन वेदों का और धर्मशास्त्रों का मिक्सअप थोड़ा थोड़ा सभी का ही अलग अलग प्रकार से अध्ययन करने वाला उसको कहा गया, वो कहलाए मिश्रा, क्योंकि मिश्रित नॉलेज ली उन्होंने, मिश्रित अध्ययन किया साथियों सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार से, तो वो क्या कहलाए, मिश्रा। एक से एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को ध्यान आ गई साथियों, एक से हमने पूछा, एक से हाँ एक द्विवेदी साहब थे, द्विवेदी जी, उससे पूछा कि आप द्विवेदी कैसे कहलाए, आपके पीछे द्विवेदी की होने की क्या कहानी है, तो आप द्विवेदी क्या कहलाए। उन्होंने पता क्या उत्तर दिया, कह रहे कि मेरे माता पिता 2 थे तो इसलिए हम द्विवेदी हुए। यार सबके माता पिता 2 ही होते हैं, 3 किसके माता पिता होते हैं बताओ। अब है ना, तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपने नियर बाय में देखिए द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा जी, इनसे पूछिए कि आपके सरनेम के पीछे जो आप लगा रहे हैं इसका रीजन क्या है, तो आपको इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कल हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या मिला, हो सकता है मुझे कुछ उससे नई चीज़ सीखने को मिल जाए, मैं इसी उसमें रहता हूँ। प्लीज़ किसी का कमेंट नहीं मारना, किसी के ऊपर किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, ये एक थोड़ा सा जनरली बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा लिख देता हूँ यार यहाँ पे ना। तो ये द्विवेदी मतलब जो 2 वेदों का अध्ययन करने वाला द्विवेदी कहलाए साथियों, 3 वेदों का अध्ययन करने वाले त्रिवेदी कहलाए, 4 वेदों का अध्ययन करने वाले चतुर्वेदी कहलाए, और जो मिश्रित जिन्होंने अध्ययन किया था साथियों वेदों के साथ साथ और भी साहित्य का थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या कहलाए, मिश्रा। ठीक है, तो इससे वहां से ये बनते चले आए वर्ण एक प्रकार के, जो कि बाद में जातियों का रूप जिन्होंने ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, बस इतना ही सारी चैप्टर ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ ना बताने वाला। ठीक है, जो मेन था उसके ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो साथियों अभी हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाता है आज यहाँ से, जिसको कि संगम काल बोला गया है। संगम काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम महाजनपद काल, उसके बाद सूत्र काल, भगत साम्राज्य के बारे में ऊपर चर्चा कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये आज का संगम काल शुरू होता है आज से हमारा। तो संगम काल साथियों जो सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत के जो कालखंड रहा है उसको समग्र रूप से संगम काल बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्राचीन काल में ही चल रहे हैं। इतिहास का जो पहला जो काल है, खंड है हमारा प्राचीन इतिहास, उसी में अभी हम चल रहे हैं। तो साथ साथ उत्तर भारत का और पश्चिमी उत्तर भारत का हमारा इतिहास हमने पढ़ चुके हैं हम। तो इसके बाद हमारा संगम साहित्य आ जाता है, सॉरी संगम काल आ जाता है। तो संगम काल भी साथ साथ ही लेकर के हम साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि सिमिलरिटीज़ ही हैं। ठीक है, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो साथियों स्कूल में हमें, वैसे देखा जाए तो कॉलेज में भी हमें इतना दक्षिण भारत के बारे में और पूर्वोत्तर के बारे में, पूर्वोत्तर का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है पूरी हिस्ट्री में हमारा। ठीक है, चाहे वो मध्यकाल रहा हो, आधुनिक काल रहा हो, चाहे प्राचीन काल रहा हो, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत विशाल उनका अपना एक साहित्य रहा है, उनके अपने एक सभ्यता कल्चर रहा है साथ ही। तो संपूर्ण भारत को अगर हम की इतिहास देखेंगे तो बड़े लेवल के ऊपर हमें पूरा ही इतिहास पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और संगम काल एक ऐसा काल है साथ ही, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है। दो या तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, चाहे वो ग्रंथों को लेकर बने, चाहे विद्वानों को लेकर बने, चाहे संगम काल उन राजाओं को लेकर के बने, चाहे उनके कालखंड को लेकर के बने, क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो संगम युग में साथियों
चेर, चोल और पांड्य ये 3 प्रमुख राजवंश हुए हैं। चेर जो कि आधुनिक केरला में थे, चोल तमिलनाडु के, और पांड्य ये भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के में, जो आधुनिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है इस तरफ में होते थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में भी साथियों दक्षिण भारत के चार राजवंशों का नाम आया है। कौन कौन से साथियों? चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र। चेर, चोल और पांड्य इन तीनों की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। इनके बारे में सारा कुछ डिटेल आ चुकी है हमारे पास, चेर, चोल और पांड्यों के बारे में। ठीक है, सत्यपुत्र जो एक मात्र ऐसा राजवंश है जिसकी अभी तक प्रामाणिकता असंदिग्ध है, बोले तो अभी तक उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसे सत्यपुत्र को केरल पुत्र भी बोल देते हैं, केरल राजवंश का बोल देते हैं, लेकिन विवाद है विद्वानों में, इतिहासकारों में विवाद है, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं हो पाई है। ठीक है, एक बात अभी आगे देखते हैं। तो संगम शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ना साथियों, संगम शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो अपार के द्वारा किया गया था। ये भी दक्षिण भारत के विद्वान थे। ठीक है, और तीनों ही संगमों का जिनके भाष्य में प्रॉपर तरीके से उल्लेख आता है उनका क्या नाम है? इरैनार अगपोलूर करके है। ये दक्षिण भारत के वर्ड्स आते साथ ही काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो देखना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो तीनों संगमों का उल्लेख जिसमें मिलता है वो साथियों कौन थे? इरैनार अगपोलूर करके इनके साहित्य में, भाष्य में मिलता है हमें। ठीक है, तीनों संगम साथियों पांड्य राज्य में हुए थे। तीनों संगम कहाँ पर हुए थे? पांड्य राज्य में। तो इनका समय काल क्या था? 9,990 वर्ष ये चले थे, 9,990 वर्ष चले थे, और 8,598 लगभग 9,000 मान लीजिए, 8,500 9,000 के लगभग इसमें कवियों ने भाग लिया था। और कुछ कवियत्रियाँ भी थी, महिलाएं कवि भी थी, और जेंट्स कवि ज़्यादा थे, कुछ महिलाएं कवि भी थी उनमें से। ठीक है, 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण इनको मिला था। कितने राजाओं को मिला था? 197, लगभग 200 राजाओं का, पांड्य राजाओं का इनको संरक्षण मिला था। किनको? तीनों संगमों को। हालांकि कुछ विद्वान इसको अतिशयोक्ति में ले देते हैं। अतिशयोक्ति बोले तो बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया साहित्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9,990 वर्ष साथियों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग 10,000 साल तक लगातार किसी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतिहासकार इसके ऊपर संदेह की दृष्टि देखते हैं। लेकिन आधुनिक जो और नए शोध हुए हैं ना, आधुनिक जो नए शोध हुए हैं उससे हमें प्रॉपर तरीके से उसका संदर्भ मिल जाता है कि हाँ वाकई में ही हुए थे, और उनका टाइम पीरियड उतना ही था जितना कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आधुनिक जो शोध हो रहे हैं, आधुनिक जो रिसर्च हो रही हैं, उनके अनुसार ये बिल्कुल सही बात है कि 9,990 साल ही चले थे। 3 इसके ऊपर एविडेंसेज लिए जाते हैं। एक है मिस्टर वेदवीर आर्य करके एक विद्वान हुए हैं साथियों, यूपीएससी क्वालिफाइड है, संस्कृत जिनका की एडिशनल सब्जेक्ट था। ठीक है, वो इंडियन आर्मी के अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और विद्वान पुरुष हैं। उनको अगर आप सुनोगे, आप गूगल पे जाइए, वेदवीर आर्य सर्च कीजिए, आ जाएगा, उसका डिटेल सुनिए। अगर आप उनको समझोगे, सुनोगे उसके बारे में, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और ये प्रूव कर दिया है कि ये वाक्य में सच है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आधुनिक इतिहासकार उनकी रिसर्च को वैलिडेशन नहीं देते हैं, ऑथेंटिफिकेशन नहीं मिल पाती है उन रिसर्च को, तो ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में और आगे। तीनों संगम पांड्य राज्य में हुए। तो पहला संगम जो हुआ था साथियों मदुरा या मदुरै भी बोल देते हैं इसको, वहाँ पर हुए थे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। ठीक है, दूसरा संगम जो हुआ था कपाटपुरम में हुए था, कपाटपुरम या अलवै बोल देते हैं इसको, अलवै बोल देते हैं, और ये भी अगस्त्य ऋषि के ही संरक्षण में हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो संगम हुआ था ये उत्तरी मदुरा में हुआ, मदुरै का ही उत्तरी भाग में हुआ था, उत्तरी मदुरा में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर जो साथियों वो थे अगस्त्य के ही शिष्य थे, महर्षि अगस्त्य के ही शिष्य थे नक्कीरर। उनके अध्यक्षता में ये तीसरा संगम हुआ था। समय काल हमने ले लिया है इनका। ठीक है, कितने राजा हुए थे उस समय पे, कितने राजाओं को संरक्षण मिला था, और कितने कवियों ने उसमें भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरा नोट डाउन कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है यहाँ से। ठीक है, अब पहला जो संगम हुआ था ना साथियों, इसका हमारे पास कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है, स्क्रिप्चर हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है पहले संगम का। दूसरे संगम का जो साहित्य है वो है तोलकाप्पियर की लिखी हुई तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियर एक विद्वान हुए थे, लेखक हुए थे साथियों दक्षिण भारत में, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तोलकाप्पियम। ये एक बहुत महान बड़ा ग्रंथ है, व्याकरण, तमिल व्याकरण
है एक प्रकार की, जैसे कि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की लिखी हुई व्याकरण है, इसी प्रकार से तमिल में तोलकापियर की लिखी हुई तोलकापियम, तमिल व्याकरण भी बोल देते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, ठीक है। और संगम साहित्य, इसके अलावा और कौन कौन संगम साहित्य हुए थे? संगम साहित्य को 8 विशेष किताबों में मिलता है साथियों। संगम साहित्य को ले कौन कौन सी हैं? नट्रिनय, कुर्दौगे, एंग्रुनुरु, पादिट्रपत्तु, परिपाडल, कालित्तोगे, एहनानुरु और पुरनानुरु। एहनानुरु और पुरनानुरु ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये 8 साहित्यों में बटा हुआ है। तीनों संगम साहित्य जो है, तीनों संगमों का संगम साहित्य जो लिखा गया था वो 8 भागों में बताया गया है। मैंने नाम आपको बता दिए हैं। इसमें 2 प्रमुख है साथियों हमारे, एहनानुरु और पुरनानुरु। इसके बाद हम कल डिटेल में प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही हम सारा और ज़्यादा बताएंगे। साथ ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और आप सभी जानते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो हर एक इंसान देख नहीं पाता है। 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट तक की वीडियो ईजिली हम देख पाते हैं। उससे बड़ी वीडियो में फिर थोड़ा सा झिझक होती है देखने में कि यार पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ना ही आजकल सबको तो है ना क्या शॉर्ट में चाहिए सब कुछ, थोड़े में सब कुछ चाहिए, ठीक है। चलो देखेंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो जाता साथियों यहाँ पर संगम युग का आज का ये टॉपिक हमारा इतना था। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था इससे पहले वाले चैप्टर के ऊपर सूत्रकाल के ऊपर। सूत्रकाल के बाद दक्षिण भारत का संगम साहित्य, संगम काल के ऊपर हमने थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन इसका ले लिया है। कल इसके बारे में हम 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे, चेर की, चोल की, पांड्या की, और इसमें जितने भी इसके राजवंश हुए उन सब के बारे में बारी बारी करके। हालांकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए इसको, मैं भी और डिटेल में कल आपको इसको और डिटेल पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। तो आज की वीडियो का समापन साथी यहीं पर करते हैं। हमारा काम आपको पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट हो आपका, कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा की तरह हर बार आपके कमेंट्स का उत्तर देता हूं साथियों। और हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे, जैसे कि प्रेरणा मैम है, अपर्णा मैम है, सोनू राजभर है, मोनू राजभर और सोनू सर हैं, एलिना जैनवार हैं, लीशा मोटिवेशन करके हैं। तो ये जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, इसके अलावा और भी है, माफ़ी चाहूँगा सभी का नाम याद नहीं रहता है, ना ही ले पाते हैं बारी बारी करके। अच्छा हाँ, एक बात बताइए साथियों, क्या हम एक लाइव सेशन का वो करें? देखो 3 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम लाइव सेशन करें जिससे कि आप डाउट्स के साथ कर सकें क्लियर हम, ठीक है। तो लाइव सेशन करें तो उसका टाइम बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, लाइव सेशन कब करना चाहें वीडियो यूट्यूब पे, और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। दूसरा, क्या हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दें जिसके कि हम व्हाट्सअप ग्रुप बना करके और उसमें हम अपना वो डाल दें डिटेल्स टाइम टू टाइम, जैसे हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, और वहाँ से हम इस पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, गूगल मीट, या फिर आपका गूगल मीट के थ्रू हम कोई मीटिंग भी रख सकते हैं। तो इस तरह का मैं सोच रहा हूँ बनाने का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए कि हम टेलीग्राम पे व्हाट्सअप चैनल बनाएं, व्हाट्सअप का ग्रुप बना करके उसके ऊपर डिस्कशन करें, या फिर एक तो ये है ऑप्शन है, दूसरा है कि लाइव वीडियो का जो हम प्रोसेस जो कर रहे हैं, लाइव वीडियो का टाइमिंग क्या रखें। मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव वीडियो का सेशन रख लेते हैं, उसमें आपके डाउट्स क्लियर फेस टू फेस जो है कमेंट्स के माध्यम से लाइव ले लिया जाए, तो आपका डाउट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं समय का अभाव के कारण या किसी और संकोचवश के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि लाइव में मैं भी देख लूँ और आप भी देख सकें, ताकि आपके डाउट भी साथ साथ में हम क्लियर करवा दें। तो आप जरा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम बता दिए, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो कब कौन सा टाइम उसके लिए सूटेबल रहेगा। दोपहर में 1 बजे जैसे कि हमारा रेगुलर क्लास चलती है, यही टाइम सही रहेगा, या इसके अलावा रात को, सुबह, शाम, दोपहर, जैसा भी जिसको जो टाइम सूट करे। साथ ही कमेंट्स जरूर कीजिए, आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि हम जो ज़्यादा फेवरेबल होगा टाइम जो सूट करेगा हमें सभी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ज़्यादा जो स्टूडेंट ज़्यादा जो टाइमिंग चाहिएगा उस हिसाब से हम एक सेशन रख लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो का समापन हम यहीं पर करते हैं साथियों। जब तक के लिए आप लगे रहिए, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।